क्या? ठीक है। हाँ हाँ, चलो। All right. Welcome to part 2 of the HCS exam discussion. I hope अच्छा गया होगा आप लोगों का exam and part 1 has already been discussed with ma'am. We are here with part 2. Question number 51 से हम start करेंगे. So without wasting any more time, let's just get into it. Right. Question number 51 है आपका. जी. क्वेश्चन 51 बात करता है प्रोजेक्ट चीता के बारे में. इट एम्स टू रीइंट्रोड्यूस चीताज इनटू इंडिया आफ्टर देयर एक्सटिंक्शन. बेसिक एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है, इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है. प्रोजेक्ट इज इम्प्लीमेंटेड बाय द एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी. दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं. इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस. सो बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू. दोनों जो हमारी स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं एज फार एज प्रोजेक्ट चीता इज कंसर्न्ड. राइट. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 देखिए. 52 जो क्वेश्चन है टॉक्स अबाउट योर पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. जो आपका पैसिफिक ओशन है वहां पे बहुत सारे एक्टिव वॉल्केनोज हैं, ठीक है, और वो पूरे जो उसके कॉन्टिनेंट्स लाइन करते हैं उनके आसपास लोकेटेड हैं. तो इसलिए हम उसको बोलते हैं रिंग ऑफ फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. यहाँ पे सीज्मिक और वोल्केनिक एक्टिविटी, सीज्मिक मतलब जो अर्थक्वेक वाली एक्टिविटी होती है, और वोल्केनिक एक्टिविटी मतलब जो वोल्केनोज इरप्ट होते हैं हमारे. तो दिस इज ओके, ट्रू है बिल्कुल हमारी स्टेटमेंट. लोकेटेड अलोंग द इंडियन ओशन कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया. देखिए बात ही पैसिफिक ओशन की है तो इंडियन ओशन कहाँ से आ जाएगा इसमें. इंडियन ओशन की कोस्ट लाइन पे पैसिफिक रिंग ऑफ फायर का होना, दिस इज वेरी एब्सर्ड. सो स्टेटमेंट 1 is true but statement 2 is false. This is the answer for question number 52. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पे. देखिए वेरी बेसिक एनवायरमेंट क्वेश्चन. इसमें अभी तक जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं बोथ दीज टू क्वेश्चंस, मैं इनको बोलूंगी कि कोई भी अच्छा बच्चा जो रेगुलरली एक साल से पढ़ रहा है उसके लिए वो क्वेश्चंस उतने डिफिकल्ट नहीं होने चाहिए. कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 53. 53 में देखो बेटा आपसे पूछा गया है UNFCCC के बारे में, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज. हमने परसों ही क्लास में डिस्कस किया था इसको. तो ये आपका जो फ्रेमवर्क है वो क्लाइमेट नेगोशिएशंस के लिए है. जिस बच्चे को इसकी फुल फॉर्म पता है उसको पता है दैट दिस ऑप्शन हैज बीन करेक्टली मैच्ड. सेकंड है क्योटो प्रोटोकॉल. क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग होता है, ये हम सब पढ़ते हैं. दिस इज वेरी वेरी ट्रू. Some people on YouTube are telling कि क्योटो प्रोटोकॉल लीगली बाइंडिंग नहीं है, उनका आपको बिल्कुल विश्वास नहीं करना. क्योटो प्रोटोकॉल इज अ लीगली बाइंडिंग एमिशन रिडक्शन टारगेट. मतलब वो आपको टारगेट्स देता है कि आपको अपने एमिशंस को किस किस तरह से रिड्यूस करना होगा. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन, देखिए ये जो है ना ये आपका लीगली बाइंडिंग नहीं होता, ठीक है. मेजरली जो हम पढ़ते हैं उसमें से मोस्टली सिर्फ क्योटो प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज है जो कि आपकी लीगली बाइंडिंग है. उसके अलावा मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर नॉट लीगली बाइंडिंग. ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर माइग्रेशन इज ऑल्सो नॉट लीगली बाइंडिंग. आपसे पूछा है करेक्टली मैच्ड कितनी रोज हैं, ओनली 2 रोज हैव बीन करेक्टली मैच्ड. यहाँ पे ये यूपीएससी का जो पैटर्न है इस बार एचसीएस ने कंप्लीटली कॉपी किया है. दिस पैटर्न की कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है कितनी नहीं है ये सारा हमारा यूपीएससी ही ऐसे पूछता था. चलिए आगे चलेंगे. क्वेश्चन नंबर 54. कंसिडर द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. यहाँ पे है भारत नेट प्रोजेक्ट. भारत नेट प्रोजेक्ट जो है आपका ये किस चीज से रिलेटेड है. दे आर सेइंग एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रूरल इंडिया, है ना. तो देखिए इसको पहले NOFN कहा जाता था, भारत नेट प्रोजेक्ट को नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क. तो इसमें क्या है कि हमें हर एक ग्राम पंचायत को, जितनी भी ग्राम पंचायत हैं हमारी,
पूरे इंडिया के अंदर हमें उन सबको क्या करना है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है, जितनी भी ग्राम पंचायत हमारी कंट्री के अंदर लोकेटेड हैं। तो ये हो गया हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट एम्स टू प्रोवाइड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन ग्राम पंचायत या फिर इन रूरल इंडिया। दूसरा है आपका नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन जो है ना, ये देखिए आपका हैवी इंडस्ट्रीज वाली जो मिनिस्ट्री है उसका ये मिशन है। ईवी अडॉप्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को ये सपोर्ट करता है। सो दिस इज completely true. Then we have the third statement which says PM सहज बिजली हर घर योजना। देखिए ये जो स्कीम है इसको कहा जाता था, इसका जो दूसरा नाम है वो है सौभाग्य स्कीम, ठीक है। एंड ये जो इन्होंने बताया है क्लीन कुकिंग गैस, ये बताया है आपका उज्ज्वला योजना का डिस्क्रिप्शन। सो दिस वन इज रॉन्ग। अब यहाँ पूछा है कितनी इंफॉर्मेशन करेक्टली मैच्ड है, तो हम बताएंगे 2 रोज हैं जिसमें हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो करेक्टली मैच्ड है, ठीक है। हर बार बेटा आपको जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे, वी ऑलवेज हैव टू मेक श्योर कि हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं और वहां पे हम ये देख रहे हैं वेदर क्या पूछा है हमसे, करेक्टली मैच पूछा है या इनकरेक्ट ऑप्शंस पूछे हैं। सो करेक्टली मैच 2 है, ये वाला आपका इनकरेक्ट है। मूविंग ऑन क्विकली टू क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, यूएनटीओसी। यूएनटीओसी जो है इसको पलेर्मो कन्वेंशन भी कहा जा रहा है। क्या है यूएनटीओसी? सबसे पहले तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, ठीक है। इस तरह की के क्राइम्स को कॉम्बैट करने के लिए जो यूनाइटेड नेशंस का आपका कन्वेंशन है उसका नाम है यूएनडीओसी, और इसे हम पलेर्मो कन्वेंशन भी बोलते हैं। दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड है आपका यूएनसीएसी। सीएसी मींस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन। यूएनसीएसी की खास बात यह है कि ये इकलौता ऐसा यूनिवर्सल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो कि करप्शन को फाइट करने की कोशिश करता है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू कि भाई जो हमारा यूएनसीएसी है ये ओनली लीगली बाइंडिंग यूनिवर्सल आपका एंटी करप्शन इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। थर्ड आपका आता है यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव। ये जो है बेटा आपका स्पॉटलाइट इनिशिएटिव, ये है टू एलिमिनेट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस। जो भी महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ वायलेंस किया जाता है उस सारे के सारे वायलेंस को एलिमिनेट करने के लिए हमने जो हमारा जो टारगेट है वो है यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव का, ठीक है। अब देखिए जब आप क्वेश्चन कर रहे होंगे ना, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे, तो इट्स नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप हर एक चीज को पढ़ के जाओ तभी आप करेक्ट करोगे। इसी को देख लो, यूएन स्पॉटलाइट इनिशिएटिव सिर्फ आपको पता होना चाहिए ये है क्या, जो कि हम पढ़ ही लेते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि भाई मुझे वायलेंस प्रिवेंट करना है अमंग वुमेन एंड गर्ल्स। तो क्या ये इतना बड़ा टास्क इम्प्लीमेंटेड सोनली बाय आईएमएफ, क्या इकलौता आईएमएफ इस काम को कर पाएगा? सो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग हो जाती है। वैसे भी सोच के देखें हम लोग तो हमें आंसर मिल जा रहा है इसका। सो हाउ मेनी ऑफ द अबव रॉज इंफॉर्मेशन इज करेक्टली मैच्ड? तो ओनली 2 रोज ऐसी हैं जहां पे इंफॉर्मेशन हमारी करेक्टली मैच्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। Which of the following are correct? The Global Carbon Budget 2024 is released by the IPC. जो आपका ग्लोबल कार्बन बजट है आईपीसीसी उसको रिलीज कर रहा है, ये आपका सवाल है यहाँ पे। सो द थिंग इज बेटा ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट है जो कि इसको रिलीज करता है। क्या नाम है? Yes, the name is Global Carbon Project. It tracks global CO2 emissions and sinks. ये देखता है कि पूरी दुनिया में कितना CO2 जो है वो एमिट हुआ है और कितना सिंक हो गया है। सिंक हो गया है मतलब कार्बन को कैप्चर जो कर लेता है हमारा नेचर, उस चीज को भी हम मॉनिटर करते हैं। सो
first statement is wrong, second statement is correct. Select the answer. Correct हमें बताना है, one only is the correct answer. Moving on to question number 57. इनमें से कौन कौन से questions ठीक है? देखो इस ये this is very very typical of HCS. ऐसे ही सवाल बहुत खुश होते हैं ये लोग पूछ के. इंडिया डिप्लॉयड द फर्स्ट ऑल वुमेन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट इन लाइबेरिया. करेक्ट है, बट पता है कितने साल पहले की न्यूज है ये. अब हम गूगल कर रहे हैं तो हमें पता है, बट दिस इज अ वेरी ओल्ड इन्फॉर्मेशन. तो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट कि किसी भी बच्चे को इतनी पुराने करंट अफेयर्स याद होंगे. सो इट्स ओके अगर आपको वो ध्यान नहीं था. दिस इज नॉट अ डिसाइडिंग क्वेश्चन. UN peacekeeping operations are mandated by the UN General Assembly only. UN जनरल असेंबली नहीं करता है बेटा, ये करता है आपका UNSC. UNSC मतलब कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल. ठीक है, ये हमने 2 दिन पहले ही क्लास में पढ़ा है. सो दिस वन इज रॉन्ग. तो हमें करेक्ट बताना है, वन ओनली हमारा इसमें करेक्ट आंसर है. चलिए क्वेश्चन नंबर 58. नेम ऑफ द लैंडफॉर्म लेपीस सी फॉन्ट. टाइप बताना है और हमें इसका एजेंट बताना है. ठीक है, लेपीस जो होता है ना बेटा, ये आपका डिपोजिशनल नहीं होता, ये इरोजनल होता है. जब आप ज्योग्राफी पढ़ोगे तो आप देखोगे कि कुछ लैंडफॉर्म्स ऐसे हैं जो कि आपके इरोजन की वजह से बनते हैं, कुछ डिपोजिशन. इरोजन क्या होता है कि भाई हमारी जो मिट्टी है या व्हाटएवर जो भी हमारा एजेंट है वो मूव करके किसी दूसरी जगह पे सेटल हो जा रहा है. तो इरोजनल होता है हमारा लेपीस. और इसका इरोजन का एजेंट कौन होता है? इसका एजेंट यहाँ पे होता है बेटा रेन वाटर. सो दिस वन इज रॉन्ग. सीफ की जब हम बात करते हैं तो ये डिपोजिशनल है, विंड है. और जो हॉर्न है आपका, हॉर्न आपका इरोजनल ही है और इसका जो एजेंट है वो ग्लेशियर ही होता है. सो हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड? ओनली 2 आर करेक्टली मैच्ड. ठीक है, इसके बाद ज्योग्राफी का एक बहुत बेसिक क्वेश्चन इन्होंने पूछा है. ट्रेलिस पैटर्न, सेंट्रीपिटल पैटर्न और डेंड्रिटिक पैटर्न. ये तो हर कोई पढ़ता है ज्योग्राफी में. सो सी फर्स्ट वन, ये ट्रेलिस नहीं होगा. व्हेन रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम अ हिल एंड फ्लो इन ऑल डायरेक्शंस, ये आपका रेडियल पैटर्न होता है. इसके बाद जो ये ट्री वाला है, दिस इज योर डेंड्राइटिक पैटर्न. एंड देन वी हैव ये आपका सेंट्रीपिटल आएगा जिसमें सारे बीच में आ जा रहे हैं. 59th. मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 60. क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का क्वेश्चन है आपका. इट हैज द लार्जेस्ट नोन पॉपुलेशन ऑफ 2 एंडेंजर्ड एनिमल स्पीशीज, नीलगिरी तार और लायन टेल्ड मकैक. ये जो है यहाँ पे सबसे ज्यादा होते हैं. दिस इज ट्रू. जो सी काउ है आपका, एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ मरीन एनिमल्स, ये जो है आपके गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व में इधर यहाँ पे लोकेटेड है. ये इधर, ये दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. एंड थर्ड इज ऑल्सो करेक्ट, जहाँ पे 80% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स जो हम वेस्टर्न घाट्स में देखते हैं वो आपके नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको देखने को मिलते हैं. तो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट रहता है आपके सिविल सर्विसेज के एग्जाम के लिए. सो दिस क्वेश्चन ऑल 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. करेक्ट ही पूछा है आपसे. ऑल द 3 ऑप्शंस आर करेक्ट. यस, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. देखिए, मिजोरम जो है इसे मोलासेस बेसिन भी कहा जाता है. ट्रू, ऐसा होता है. मेड ऑफ सॉफ्ट अनकंसोलिडेटेड डिपॉजिट्स. बुग्याल्स जो है वो आपके समर ग्रासलैंड्स हैं जो कि ग्रेट हिमालयन रेंजेस में पाए जाते हैं. बेसिकली ये आपको उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट वगैरह में पाए जाएंगे. सो दिस वन इज ऑल्सो करेक्ट. लोकटक लेक जो है बेटा मिजोरम में नहीं है आपकी, ये कहाँ पे है? मणिपुर में है. यहाँ पे हम वो फुंडी वगैरह वो सारी चीजें भी पढ़ते हैं. Right? So only 2 statements from question number 61 are correct. Moving on to question number 62. Highest temperature on oceanic surface is recorded at equator. देखिए, देखने में ये स्टेटमेंट आपको ठीक लगेगी क्योंकि सारी जो सन की रेज हैं वो डायरेक्टली आपके इक्वेटर पे लग रही हैं. तो हमें लगता है हाँ भाई वहीं पे गर्मी होनी चाहिए सबसे ज्यादा.
बट द थिंग इज बारिश भी वहीं पे होती है सबसे ज्यादा। सो दैट इज वाई जो आपकी हीट बेल्ट है वो थोड़ी सी आपकी नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाती है। तो 5 से 10 डिग्री नॉर्थ का जो आपका बेल्ट है वहां पे आपको सबसे ज्यादा हीट देखने को मिलेगी। इक्वेटर पे बेटा हमारे पास बारिश बहुत ज्यादा है तो हाईएस्ट टेम्परेचर वहां पे हमारा नहीं होगा। सेकेंड, मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज रिकॉर्डेड ऑन देयर सरफेस। ये तो ठीक है, जितना हम नीचे जाते जाएंगे पानी ठंडा होता जाएगा क्योंकि वहां तक सनलाइट नहीं पहुंचती है। जो हम वो ग्राफ भी ड्रॉ करते हैं कुछ हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सो आपको बताना है करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। इसका आपका आंसर हो जाएगा डी। मूविंग ऑन टू 63। क्वेश्चन नंबर 63 पे आएंगे हम। यहाँ पे देखिए कुद्रेमुख के बारे में बात किया है। ठीक है, ये आयरन ओर है, कर्नाटका में है, कंप्लीटली राइट। थर्ड है, सेकेंड ऑप्शन जो है आपका बालाघाट, ये मैंगनीज होगा, मध्य प्रदेश। ठीक है, कटनी, ये जो कटनी है ना बेटा, दिस इज ऑल्सो इन मध्य प्रदेश, ये आपका छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं है। दूसरी बात, ये बॉक्साइट का नहीं है, ये जो ओर है आपका ये लाइमस्टोन का ओर है। ठीक है, सो 1 and 2 आर करेक्ट। हाउ मेनी आर करेक्टली मैच्ड? ओनली 2। सिर्फ 2 इनमें से आपके करेक्टली मैच्ड हैं। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 64। 64 में देखिए टाइप ऑफ फार्मिंग बताया है और ये पूछा है ये कहाँ कहाँ पे होता है। तो देखिए नोमैडिक हर्डिंग प्रिमिटिव सबसिस्टेंस एक्टिविटी है, सबसे जो बेसिक फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर जो कहते हैं हम, नोमैडिक हर्डिंग ही होता है। सहारा और एशियाटिक डेजर्ट्स में ये आपको देखने को मिलता है। इसके बाद देखिए एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रेन कल्टीवेशन। एक्सटेंसिव मतलब बहुत बड़े लेवल पे हम कमर्शियल ग्रेन का कल्टीवेशन कर रहे हैं। वीट हो गया, राइस हो गया, तो वीट इज द प्रिंसिपल क्रॉप, ठीक बात है। इंटीरियर पार्ट्स ऑफ सेमी एरिड लैंड्स ऑफ मिड लैटिट्यूड, अगर आप इस एरिया को ज्योग्राफिकली इमेजिन करोगे तो आपके दिमाग में आएंगे प्रेरीज, ठीक है, देन वी हैव स्टेपीज, ये इस तरीके के जो सारे आपके ग्रासलैंड्स हैं। सो दिस इज आल्सो करेक्ट। यहाँ पे देखिए मेडिटेरेनियन, मेडिटेरेनियन की फार्मिंग की जब हम बात करते हैं तो विटिकल्चर मतलब ग्रेप्स के कल्टीवेशन के लिए ये पॉपुलर है, पता है भाई, ठीक है, यहाँ तक बात ठीक थी। लेकिन यहाँ देखिए मेडिटेरेनियन सी कोस्ट एग्रीकल्चर इन यूरोप, ईरान एंड कनाडा, ये जो ईरान एंड कनाडा इन्होंने मेंशन किया ना, इसकी वजह से आपका ये जो है गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है, सो दिस स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाएगी, ओनली 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सो इस तरीके के क्वेश्चंस में आपको ऑल 9 बॉक्सेस यू हैव टू मैच। एक भी गलत हो गया तो फिर उसको आप कंसिडर नहीं करोगे। चलिए जल्दी से आ जाएंगे हम क्वेश्चन नंबर 65 पे। इन ओडिशा हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर इज फाउंड इन बादाम पहाड़ माइंस। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका वो मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट हम सुनते हैं, ठीक है, मयूरभंज का नाम बहुत पॉपुलर है, वो यहीं पे लाई करता है, ये माइंस इसी डिस्ट्रिक्ट में लाई करती हैं, तो दिस इज करेक्ट। देन very high grade hepatites are found in the famous बेलाडिला range of hills in झारखंड। बेलाडिला ठीक है लेकिन ये आपकी झारखंड में नहीं है बेटा, ये आपकी छत्तीसगढ़ के अंदर लाई करती है, तो इसलिए ये वाली स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग हो जाती है। देन ये जो आपकी बेल्ट इन्होंने मेंशन करी है बलारी चिकमगलूर टुमकुरू बेल्ट कर्नाटका में, यहाँ पे आयरन ओर है, दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट्स इन्होंने आपकी करेक्ट हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 65 के लिए आपका आंसर होगा बी, ओनली 2। देन हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 66 पे। साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा receive significantly less monsoon rainfall compared to the north eastern districts। ये बात आपकी ठीक है कि भाई जो हमारे साउथ वेस्ट वाले डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पे थोड़ी कम बारिश आ रही है एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट वाले, जैसे अंबाला वगैरह, वहां तो आती है बहुत ज्यादा बारिश। इसका रीजन देखो, जो अरावली रेंज है साउथ वेस्ट में, इट एक्ट्स एज अ मैसिव ओरोग्राफिक बैरियर ब्लॉकिंग द मॉइस्चर लेडन विंड्स ऑफ द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ऐसा नहीं है, जो अरावलीज हैं वो पैरेलल होती हैं। सो द assertion is correct but reason is wrong. A is true but R is false। ठीक है, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 67। एक मिनट जी,
क्वेश्चन नंबर 67 पे आ जाएंगे। विद रेफरेंस टू हरियाणा पंचायती राज एक्ट। देखिए इस बार आपके हरियाणा जीके से यू हैव अप्रोक्सीमेटली 22 टू 23 क्वेश्चंस। ठीक है, पिछली बार बहुत कम थे, तो इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि यू कैन नेवर प्रेडिक्ट क्या होने वाला है, तो ओवर प्रिपेयर होके जाया करो, सब कुछ प्रिपेयर करके जाना चाहिए। Let's see, with reference to the Haryana Panchayati Raj Act 1994 and its subsequent amendments, how many of the following criteria are mandatory for a candidate contesting for the post of a सरपंच? सरपंच बनने के लिए आपको क्या क्या क्राइटेरिया चाहिए वो यहाँ पे आपको चेक करना है। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट possess a functional toilet in the residential premises, ट्रू है। A male candidate from the general category, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप कम से कम 10th पास होने चाहिए हो, ठीक है। The candidate must not have any arrears owed to the primary agricultural cooperative society. PAC में आपका कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि you have to pay something to them. The candidate must be a minimum of 25 years of age. नहीं, यहाँ पे है 21 years of age. So only 3 options are correct. ये है आपका क्वेश्चन नंबर 67, ऑप्शन सी, ओनली 3 ऑप्शंस आर करेक्ट। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 68। 68 में देखिए बेटा, यहाँ पे बात की गई है प्रेसिडेंट्स रूल के बारे में। प्रेसिडेंट्स रूल हैज बीन इम्पोज्ड इन हरियाणा एग्जैक्टली 3 टाइम्स। आज तक हमारे यहाँ पे 3 बार ही प्रेसिडेंट्स रूल लगा है, दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड इज द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल इन हरियाणा 1967 में हुआ था, जब राव बीरेंद्र सिंह लेड संयुक्त विधायक दल की सरकार थी, तो दिस इज ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट। सो बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 69 पे। JC शाह कमीशन आपका, दिस मैम विल डिस्कस विद यू। ओके, आई थिंक हो गया होगा आपका ये 69 एंड 70 also ma'am will discuss all these polity related questions. Ma'am will discuss this one also. 71, ma'am has already discussed these with you in the first part of the video. You can check. जो क्वेश्चन नंबर 70 है, 69 है, क्वेश्चन नंबर 71 है, 72 एंड 73, ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मैम ने आपके साथ डिस्कस कर लिए होंगे। सो हम जाएंगे सीधा क्वेश्चन नंबर 74 पे। क्वेश्चन नंबर 74, अभी हमें देखना है सेक्टोरल कॉम्पोजिशन। हम देख रहे हैं भाई कौन से सेक्टर में कितने लोग एम्प्लॉयड है और कितना उसका शेयर है जीडीपी का। तो पहला है बेटा आपका प्राइमरी सेक्टर। देखिए लार्जेस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट विद लोएस्ट शेयर इन जीडीपी। हमेशा ये बात हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में कि भाई हमारा जो प्राइमरी सेक्टर है, एग्रीकल्चर वगैरह जो है, वहां पे हमारा एम्प्लॉयमेंट में वो लार्जेस्ट शेयर देता है, बट जीडीपी में उसका स्मॉलेस्ट शेयर है। मतलब सबसे ज्यादा लोग लगे हुए हैं प्राइमरी सेक्टर में काम करने में, बट वहां से हमें जीडीपी इतना नहीं मिलता। सेकंड आता है आपका सेकेंडरी सेक्टर। यहाँ पे लोएस्ट शेयर इन एम्प्लॉयमेंट है, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, और सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में है आपका टर्शरी सेक्टर का। ऑल द 3 पेयर्स आर करेक्टली मैच, तीनों बिल्कुल सही बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, बिल्कुल जनरल सवाल है, ये तो किसी का भी गलत नहीं होना चाहिए। देखिए हॉलमार्क किस चीज पे होता है, ज्वेलरी पे होता है, पता है हमें। ISI मार्क कहाँ होता है, एलपीजी सिलेंडर और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स वगैरह पे। एग मार्क मतलब एग्रीकल्चरल एडिबल ऑयल हनी वगैरह पे हमारा एग मार्क होता है। तो कौन कौन करेक्टली मैच है, ओनली 1, क्योंकि इन दोनों को क्रॉस मैच कर दिया है इन्होंने, दोनों को गलत कर रखा है आपस में जी। तो आंसर आपका आ जाता है क्वेश्चन नंबर 75 का ए ऑप्शन, ओनली 1 इज करेक्ट। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 76। देखिए इसमें एक चीज में मैं आपको बोलूंगी कि वी विल हैव टू सी कि कमीशन क्या डिसाइड करता है जी। पानीपत तो ठीक है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री का सेंटर है, हैंडलूम इंडस्ट्री बिल्कुल ठीक बात है। गुरुग्राम इंफॉर्मेटिव टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेट सर्विसेज बिल्कुल ठीक बात है। भिवानी में भी हमने अब देखा है कि मैन्युफैक्चरिंग है, तो क्या हम इसको करेक्ट माने, आई डोंट नो। बट वैसे अगर देखा जाए एग्रीकल्चरल मशीनरी और मैन्युफैक्चरिंग के लिए हमारे पास कौन है, फरीदाबाद इज देयर। सो
वी विल हैव टू कंसिडर दिस, देखना पड़ेगा एचपीएससी को क्या आंसर देता है। एज ऑफ नाउ वी आर विद होल्डिंग दिस, बट जितना है आई थिंक ओनली 2 इसका आंसर होना चाहिए। देखते हैं कमीशन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 77, which of the following are correct? Industrial base of Haryana consists of cotton textiles, sugar processing and farm machinery production। ठीक बात है जी। यहाँ पे केमिकल्स भी होते हैं, ठीक बात है जी। तो फिर हमें क्या बताना है कितने करेक्ट हैं, तो बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। इसका सीधे सीधे सी आंसर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 78 पे आ जाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट? एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट, देखो जो बजट पढ़ के गया था उसको पता है, ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, 2.6% रहा है। इसमें देखो इंक्रीज इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट आपका इंक्रीज हुआ है पास्ट 3 इयर्स में, क्योंकि जो ग्रांट्स होती हैं फॉर क्रिएशन ऑफ कैपिटल एसेट्स वो कम हो गई हैं। तो पहली बात तो ये है कि जब आपने बजट पढ़ा होगा तो ये देखा होगा कि आपका जो इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है ना, वही आपका फ्लक्चुएट हुआ है। आप उसके बारे में कोई भी फिक्स्ड पैटर्न तो दे नहीं सकते, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट इसलिए भी गलत हो गया। दूसरी चीज देखें, कैपिटल एसेट्स के क्रिएशन के लिए जो ग्रांट्स हैं वो कम हो जाना एक बड़ी वियर्ड बात होगी किसी भी पर्टिकुलर इकोनॉमी के लिए। तो कुछ ना कुछ अगर बहुत एक्सटर्नैलिटी आई हो, कुछ वॉर हुआ हो, फेमाइन आया हो, तो हम ऐसी बातें करते हैं, अदरवाइज इस तरीके की बातें नहीं होती। सो 1 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 79 पे। बजट की बात हो रही है। देखिए बेटा, यहाँ पे ना कुछ लोग क्या बोल रहे हैं, बजट के अकॉर्डिंग मैक्सिमम जो टैक्स रेवेन्यू आता है वो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज से आता है, और फिर स्टैम्प्स एंड आपका रजिस्ट्रेशन का दूसरा नंबर है। लेकिन इसके बीच एक जो इम्पोर्टेंट चीज लाई करती है वो लाई करती है आपकी एक्साइज। जीएसटी से सबसे ज्यादा आएगा एक्साइज, और फिर आपका स्टैम्प्स एंड रजिस्ट्रेशन। तो इसलिए मैं इस स्टेटमेंट को रॉन्ग मान रही हूँ, बट आई हैव सीन मेनी पीपल आर सेइंग कि दिस इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। तो अब देखेंगे एचपीएससी इस बारे में क्या बोलता है। दूसरी स्टेटमेंट जो है आपकी, हरियाणा गवर्नमेंट ओन टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज बाय 11%, ये ठीक है, ये एज इट इज बजट से स्टेटमेंट इन्होंने उठाया हुआ है। सो अकॉर्डिंग टू मी ये जो है आपका 2 ओनली आएगा, बट हम इसको चेक कर लेंगे, ठीक है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 पे। इसरो लॉन्च्ड द एक्सपोसैट मिशन इन जनवरी 2025 टू स्टडी कॉस्मिक एक्स रिसोर्सेज। कॉस्मिक एक्स रिसोर्सेज ठीक है, इसरो ने लॉन्च किया था। एक्सपोसैट ठीक है, बट बेटा ये जनवरी 2025 में नहीं, जनवरी 2024 में लॉन्च हुआ था। तो इसलिए क्या है, आपकी ये वाली स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। एक्सपोसैट इज इंडियाज फर्स्ट डेडिकेटेड मिशन टू स्टडी एक्सरे पोलराइजेशन, ठीक बात है। सो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। तो ये है आपका 80 का डी। 81 पे आइए, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। 81 में देखिए, सैंकिन इज अ बुद्धिस्ट फेस्टिवल जो कि अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। कम्युनिटी का न्यू ईयर ये मार्क करता है। इस फेस्टिवल में ये लोग क्या करते हैं ना, दे स्प्रिंकल वाटर ऑन ईच अदर। वो प्योरिटी और प्योरिफिकेशन के का एक सिंबल होता है, ठीक है। अब यहाँ देख लो, इस तरीके के सवाल जो है बहुत खुश होते हैं लोग पूछ के। मोपिन जो है एक एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है, ठीक है। ड्राइव अवे इविल स्पिरिट्स, इंश्योर प्रॉस्पेरिटी, ठीक है। गारो ट्राइब का नहीं है, ये गालो ट्राइब का है। इतनी सी यहाँ पे। अब ये पता नहीं उनसे मिसप्रिंट हुआ है, जो कि आई थिंक चांसेस कम है। तो इफ हम इसको इतना डिटेल में देख रहे हैं तो ये गारो की जगह गालो ट्राइब हम इसको रॉन्ग रखेंगे। सो बोथ स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। ये आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 81। आंसर इज सी। 82 पे आइए। 82 में आइडियलिस्टिक थ्योरी, बिल्कुल थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है, कोई इसमें आपको 3-5 करने की जरूरत नहीं है, आपको आता है तो आता है। आइडियलिस्टिक थ्योरी मतलब भाई हमारा जो कल्चर है वो डिवाइन इंस्पिरेशन से आता है, हायर आइडियाज की यहाँ पे बात होती है, ठीक बात है। मटीरियलिस्टिक थ्योरी क्या कहती है, एनवायरमेंट, क्लाइमेट और प्रोडक्शन, जो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, ये सब हमारा इंपॉर्टेंट होता है। बोथ दीज स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
वैदिक कल्चर डेवलप्ड ओनली फ्रॉम रिलीजियस बिलीफ्स एंड वाज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय मटेरियल कंडीशंस, ऐसा नहीं हो सकता। सो ओनली टू स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। 82 का है आपका बी। 83 पे आ जाते हैं। 83 में देखिए आर्कियोलॉजिकल एविडेंस जैसे कि बरियल अर्न्स हैं, अर्दन पॉट्स वगैरह, मटके वगैरह जो है वो मिले हैं हमें, तो इससे हमें पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और अर्ली तमिल कल्चर के बीच में जो है ट्रेड होता था। दिस इज अ प्रिटी ट्रू स्टेटमेंट। सो सेकेंड में आते हैं द प्रेजेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ द्रविडियन वर्ड्स। द्रविडियन वर्ड्स हमें देखने को मिल रहे हैं ब्राहुई लैंग्वेज ऑफ बलूचिस्तान में। तो इससे हम ये पता लगा सकते हैं कि नॉर्थ वेस्ट और साउथ इंडिया के अंदर जो है ट्रेड हुआ होगा। सो दिस इज ऑल्सो ट्रू। देन वी हैव जो आपका लास्ट क्वेश्चन था आइडियलिस्टिक थियोरी वाला, मैम ने आपके साथ कर लिया होगा डिस्कस इन डिटेल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 जो पार्ट नंबर 3 है इसका ट्रेटाइज जो है टोलकपियम। टोलकपियम बहुत पॉपुलर है, हमेशा हम पढ़ ही लेते हैं इसको। रिटन अराउंड 1000 बीसी, जी नहीं, बिल्कुल गलत टाइम दे रखा है। डील्स एक्सक्लूसिवली विद तमिल ग्रामर एंड नो इंफॉर्मेशन अबाउट द सोशल लाइफ, बिल्कुल गलत बात है ये तो। वो तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन देता है हमें। सो इसमें क्या है, दो ऑप्शंस आपके करेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 84 जॉइंट सेटिंग का क्वेश्चन है, मैम ने कर लिया होगा आपसे डिस्कस अभी तक। ये जो पीआईएल के केसेस हैं ये भी हो गए हैं डिस्कस आपके। 86 पे हम आए अगर जुडिशियल रिव्यू, ये भी आपका मैम ने डिस्कस कर लिया है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर डिस्कस्ड ऑलरेडी। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 88 राइट नाउ। देखिए हरियाणवी ऑर्नामेंट्स हैं, कहाँ पे पहना जाता है वो आपको बताना है, ठीक है। सारे ठीक दे रखे इन्होंने, पढ़ लिया आपका नोज में है, हसला नेक में है, कड़ी एंकल में है, और छाछ जो है वो आपका फोरहेड पे पहना जाता है। 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी। 89 क्वेश्चन जो है वो है आपका लूर डांस के बारे में। देखिए लूर डांस जो भी हरियाणा जी के थोड़ी सी भी पढ़ के गया होगा, तो लूर डांस क्या है, फीमेल एक्सक्लूसिव डांस है। होली फेस्टिवल के दौरान ये परफॉर्म किया जाता है। क्वेश्चन आंसर में एक सिंगिंग फॉर्मेट में ये डांस परफॉर्म होता है। तो 89 का है बी। क्वेश्चन नंबर 90 पे आ जाइए। देखिए ये जो क्वेश्चन है, अगर आपको सिर्फ सूरदास के बारे में भी पता था कि सूरदास ने सूर सागर लिखी है, तो भी आपका हो जाएगा, क्योंकि 2 का बी मैच हो रहा है, कहीं पे भी और ये नहीं है। ख्वाजा अल्ताफ हुसैन हाली ने मुसद्दासे हाली, ये भी आप गेस कर सकते थे अगर आपको नहीं आता था तो। अब देखिए कितना सुंदर क्वेश्चन है ये। पंपा देवी द गॉडेस ऑफ द विजयनगर एम्पायर, जो विजयनगर एम्पायर में थी, उन्होंने विष्णु से शादी करने के लिए पेनांस कैरी आउट किया था या परफॉर्म किया था, हम कह सकते हैं। देखिए जो विरूपक्ष से हुई थी उनकी शादी, ठीक है। विरूपक्ष जो है ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ शिवा, नॉट ऑफ विष्णु, तो इसलिए ये गलत हो जाती है। अब जो मैरिज सेरेमनी थी ना पंपा देवी की, हर साल वो विरूपक्ष टेम्पल में मनाई जाती है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो इसका जो आपका आंसर है वो ये है डी। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 92 बेसिक साइंस आपकी आ जाती है यहाँ पे। देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो है, अगर आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर आपका हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या है कि सेम वेलोसिटी चलती जा रही है, मतलब कि एक्सेलरेशन नहीं हो रही, जीरो एक्सेलरेशन है, बिल्कुल ठीक बात है। इसके बाद लीनियर वेलोसिटी टाइम ग्राफ विद नॉन जीरो स्लोप। नॉन जीरो मतलब या तो ऐसे है या तो ऐसे है, तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक बात है भाई, अगर सीधे चल रहे हो आप तो या तो यूनिफॉर्मली डिसेलरेट कर रहे हो या तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हो, दिस इज आल्सो ट्रू। देन वी हैव कर्व्ड डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर आपका डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो कर्व्ड है, तो इसका मतलब नॉन यूनिफॉर्म मोशन है कि भाई कभी आपकी स्पीड बढ़ रही है कभी घट रही है, कुछ हो रहा है। So all the three are correct. ठीक है, all the three pairs are correctly matched. Then हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 93 जो है आपका, ये है ओम्स लॉ का। ओम्स लॉ क्या कर दिया,
यस, सॉरी, जूल्स लॉ का क्वेश्चन आता है ये आपका, कॉपर एंड नाइक्रोम वायर। देखिए ये जो स्टेटमेंट है ये क्या कह रही है कि कॉपर का एक तार है, एक नाइक्रोम का तार है, दोनों की लेंथ सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है, सेम करंट चल रहा है सेम टाइम के लिए रूम टेम्परेचर पे, तो दोनों जो है जो अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करेंगे वो सेम होगा। देखो जो जूल्स लॉ है ना वो कहता है हीट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, कितनी हीट प्रोड्यूस होगी अगर करंट चलेगा। पहली बात तो आप लोग ये ध्यान रखो कि जब भी करंट चलता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, दिस यू शुड नो। सेकेंडली आई स्क्वायर आर एंड टी, आई मतलब करंट, जो आपका करंट फ्लो कर रहा है उसका स्क्वायर कर दिया हमने। आर का मतलब है रेजिस्टिविटी, कितनी रेजिस्टेंस है जिस मटेरियल में से वो करंट फ्लो कर रहा है और कितने टाइम के लिए कर रहा है। तो बेटा जो आपका कॉपर होता है ना इसकी तो रेजिस्टिविटी बहुत कम होती है और नाइक्रोम की रेजिस्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। तो अगर हम बाकी सारे फैक्टर्स को बिल्कुल सेम रखेंगे और रेजिस्टिविटी का ही डिफरेंस देखते हैं तो कॉपर में बहुत कम हीट बनेगी एज कंपेयर टू नाइक्रोम। नाइक्रोम में तो बहुत ज्यादा हीट आपकी बन जाएगी, तो इसलिए ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। अब देखिए करंट इन द कंडक्टर इज डबल्ड, करंट को तो आपने डबल कर दिया और टाइम को आधा कर दिया, तो जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो डबल हो जाएगी क्या। देखो सिंपल मैथ्स है, आई स्क्वायर करंट को क्या किया है आपने डबल कर दिया है, तो ये हो जाएगा 2i का होल स्क्वायर, r एज इट इज रहेगा और जो t है वो हो गया t बाई 2। तो यहाँ पे क्या आ गया 4i स्क्वायर r t बाई 2, ये कैंसिल होगा, तो 2 ऑफ आई स्क्वायर आर टी, मतलब कि जो हीट प्रोड्यूस हो रही थी वो आपकी डबल हो गई है वहां पे। तो आपका स्टेटमेंट 2 जो है वो करेक्ट हो जाता है, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। ऑप्शन डी जो है आपका करेक्ट आंसर है। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 94 पे। क्वेश्चन नंबर 94 इज अबाउट, जी, कैसे आपको एसिड और पानी को मिक्स करना है। ये बिल्कुल गलत बात इन्होंने यहाँ लिखी है कि भाई आपको पानी को ऐड करना होगा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में। अगर पानी डालोगे एसिड के अंदर तो वो स्प्लैश करेगा, उल्टा करना है आपको, कॉन्सेंट्रेटेड एसिड धीरे धीरे पानी के अंदर डालना है। दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। फॉर डाइल्यूशन सॉल्वेंट इज रिक्वायर्ड, कि आपको सॉल्वेंट को मिलाना है, ठीक है, ये आपकी ट्रू स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स बट 2 इज ट्रू, इसका भी आपका आंसर डी हो जाएगा। ये आ गया बेटा आपका कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, इसके लिए भी हमें कमीशन के जवाब का इंतजार करना होगा। कैसे भला, जो ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो फॉर्मूला है ना वो होता है CaOCl2, ठीक है। ड्रिंकिंग वाटर को हम जर्म से फ्री करने के लिए इसको यूज करते हैं, लेकिन जो ब्लीचिंग पाउडर जब हम इसको कमर्शियली यूज करते हैं ना तो हम इसको CaOCl के फॉर्म में यूज करते हैं, ऐसा कहीं कहीं पे पढ़ा गया है, तो उस हिसाब से फिर ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एनसीईआरटी में ब्लीचिंग पाउडर को सीधा CaOCl बोला है, तो फिर हम इसको इसलिए रॉन्ग मान के चल रहे हैं अभी के लिए। बट आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू वी हैव टू लुक फॉर द कमीशंस वेरिफिकेशन ऑन दिस। सेकेंड इज बेकिंग सोडा NaHCO3, फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होता है, ठीक बात है। फिर है वॉशिंग सोडा। देखिए वॉशिंग सोडा का जो है ना Na2CO3 तो होता है Na2CO3 डॉट 10H2O, मतलब डेकाहाइड्रेट होता है इसके साथ, तो ये भी अभी हमें वेट करना पड़ेगा, वही कमर्शियल और नॉर्मल यूज वाली बात है यहाँ पे, ठीक है। तो इसको लेट्स लीव इट फॉर नाउ, देखेंगे जब आंसर्स आ जाएंगे तो। जी, क्वेश्चन नंबर 96 आपका टेम्पल्स का है। टेम्पल्स में देखिए जो ब्रह्मानंद मल्लिकार्जुन स्वामी टेम्पल आंध्र प्रदेश ठीक है, कामाक्षी देवी टेम्पल ठीक है, सन टेम्पल ठीक है, ऑल थ्री पेयर्स आर करेक्टली मैच, इसमें आपको कुछ भी गलत नहीं दिया हुआ। नेक्स्ट आ जाता है आपका डांसेस के बारे में है ये, मोहिनीअट्टम, थुलल एंड कुटियाट्टम। देखिए मोहिनीअट्टम जो है कहाँ से ओरिजिन है, चेरा पेट्रोनेज 9th to 12th सेंचुरी, नहीं, ये जो है ना आपका 18th 19th सेंचुरी में आया था, ठीक है, तो इसलिए ये जो है आपका गलत हो जाता है, ऑल्दो ये जो डेफिनेशन इन्होंने दी हुई थी ये इसकी करेक्ट थी। दूसरा थुलल, दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय
कुंचन नाम्बियार, ठीक बात है, केरला का ये आपका एक डांस है, सोलो सेटेरिकल डांस है, ठीक है, टेम्पल फेस्टिवल्स में परफॉर्म किया जाता है, दिस इज ट्रू। थर्ड आपका कुटियटम जो है आपका संस्कृत थिएटर है, ये चाक्यार कम्युनिटी और नाम्बियाज कम्युनिटी दोनों इसको करते हैं, तो ये हम करेक्ट मानेंगे। ड्रामेटिक परफॉर्मेंस लास्टिंग फ्रॉम 6 to 20 days, ठीक बात है, काफी लंबा चलता है, तो सही है ये। ओनली 2 आर करेक्टली मैच्ड, तो क्वेश्चन नंबर 97 के लिए आपका आंसर हो जाएगा बी, ओनली 2। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। 98 में देखो आपका मड़ई छत्तीसगढ़ दिसंबर, ठीक बात है, मड़ई फेस्टिवल आपका छत्तीसगढ़ में होता है, दिसंबर में होता है। डोंगरी जो है ना बेटा, ये भी आपका छत्तीसगढ़ में ही होता है, हिमाचल प्रदेश में मई में नहीं होता। गुगा नवमी जो है अपने यहाँ हरियाणा में, ये तो हमें पता ही है, अगस्त सितंबर में होगा, तो इसमें से जो है 2 स्टेटमेंट्स आपकी करेक्ट हैं। फिर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 99 पे। क्वेश्चन नंबर 99 आपका है आईएमएफ के बारे में। जी, आईएमएफ पैसे देता है दूसरों को रिकंस्ट्रक्शन के लिए, डेवलपमेंट के लिए, ये चीज हमने पढ़ी हुई है क्लास में। अब यहाँ पे इन्होंने एक स्टेप और डिटेल आपसे पूछ ली इस बार। देखो बच्चों, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है जब कोई भी कंट्री बैलेंस ऑफ पेमेंट के प्रॉब्लम से गुजर रही होती है, दिस इज ट्रू। सेकंड है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, देखिए हाई इनकम कंट्रीज को नहीं देंगे, ये जो आईएमएफ है ये देता है लो इनकम वाली कंट्रीज को, ठीक है, जिनको अर्जेंटली जो है पैसे की रिक्वायरमेंट होती है उनको दिया जाता है रैपिड क्रेडिट फैसिलिटी, नाम से ही हमें समझ आ रहा है। उसके बाद है रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, आरएसएफ, ये जो है आपका शॉर्ट टर्म नहीं होता बेटा, ये लॉन्ग टर्म होता है। देखो नाम से ही हम इसको समझ पा रहे हैं, रेजिलियंस एंड सस्टेनेबिलिटी फैसिलिटी, सस्टेनेबल अगर आपको कुछ करना है तो शॉर्ट टर्म में आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू गिव इट फॉर अ लॉन्ग टर्म, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाता है ए। कंसिडर कौन कौन से करेक्ट है हमारे यहाँ पे, यस आंसर इज ए। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बहुत इजी है ये, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसमें हम 2 लोगों का नाम सुनते हैं, महबूब उल हक एंड हमारे अपने अमर्त्य सेन। फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, मॉरिस डेविस मॉरिस, बिल्कुल। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, सुरेश तेंदुलकर, जी नहीं। यहाँ पे जो नाम आता है वो आता है सबीना एलियर एंड जेम्स फॉस्टर का, तो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऐसा इनका नाम नहीं आएगा तेंदुलकर जी का। सो दीज 2 आर करेक्ट, ओनली 2, ऑप्शन बी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 100 के लिए ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। राइट, सो वी आर डन विद द पेपर डिस्कशन, हमारा हो गया है। आप अपने जो भी आपके मार्क्स बन रहे हैं या जो डाउट्स हैं या आपको लग रहा है हमारी तरफ से कोई मिस्टेक हुई है, तो प्लीज आप उसको कमेंट सेक्शन में पुट अप कीजिए एंड वी विल गेट बैक टू यू। ओके, थैंक यू।